नमस्कार साथियों, आज है 29 अगस्त और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? भारतीय प्रधानमंत्री किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। जापान है, चीन, रूस और वियतनाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बताना है आपको। इस क्वेश्चन का सही जवाब है जापान। भारतीय प्रधानमंत्री जापान के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर हैं। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की कितनी बार यात्राएं की हैं। तो अब तक प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने 91 बार विदेशी दौरे किए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बार 10 बार अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यात्रा की है, जबकि अब तक 78 देशों की इन्होंने यात्रा की है। जापान के अलावा चीन की इन्होंने 5 बार यात्रा की है। और ये अब जैसे ही ये दौरा समाप्त होगा, इसके बाद एससीओ समिट की बैठक होने वाली है चीन में, तो इसको अटेंड करने के लिए जाएंगे। तो 6 दौरे यानी कि 6 बार चीन की यात्राएं हो जाएंगी। इसके अलावा फ्रांस 8 बार गए हैं, यूएई 7 बार गए हैं। अब देखते हैं भारत और जापान के बारे में। भारत और जापान के जो व्यापार है उसको देखते हैं। कुल ट्रेड है 2 लाख करोड़ का। इसमें से भारत से जापान को निर्यात होता है 4.5 लाख करोड़ का, जबकि जापान भारत को निर्यात करता है 15.5 लाख करोड़। यानी कि भारत और जो जापान है उसके बीच में 10 लाख करोड़ का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि व्यापार घाटा 15.5 लाख करोड़ का है। अब भारत बेचता क्या है? इंजीनियरिंग गुड्स, जो इंजीनियरिंग के सामान हैं, केमिकल्स हैं, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक है, गुड्स और दवाइयाँ हैं। ये सारी चीज़ें जापान को निर्यात की जाती हैं। अब भारत खरीदता क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है, कॉपर है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, रेयर अर्थ मटेरियल और स्टील। ये सारी चीज़ें भारत जापान से खरीदता है। अब जापान के बारे में कुछ और देख लेते हैं। जापान ने 1964 में, यानी कि आज से 51 साल पहले वहाँ बुलेट ट्रेन चलाई गई थी। यानी देख लीजिए, 51 साल बहुत बड़ा अंतराल है जो जापान ने इतने साल पहले ही अपने देश में बुलेट ट्रेन चला दी थी। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में यूक्रेन युद्ध को मोदी वार किसने कहा है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पीटर नवारो, मार्को रूबियो, कैरोलिन लेविट, जेडी वेंस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पीटर नवारो। पीटर नवारो ने हाल ही में जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य, उसको इन्होंने कहा है कि यह तो मोदी वार है, यानी कि मोदी की लड़ाई है। तो इसके बारे में देखते हैं। पीटर नवारो जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप, उनके आर्थिक सलाहकार हैं। मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री है। कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है, जबकि जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। अब भारत और अमेरिका, अब देख लेते हैं इसकी वजह से, टैरिफ लगाने की वजह से अगला कदम अमेरिकी सरकार ने H-1B वीज़ा है उसके ऊपर उठाया। इसमें लगभग 75% यह वीज़ा भारतीयों को मिलता है। इसकी शुरुआत 1980 के आसपास के दशक में हुई थी। इस वीज़ा को लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 साल के लिए अमेरिका में रह सकते हैं, और पत्रकार हैं वो 240 दिन के लिए अमेरिका में रुक सकते हैं। इसके बाद वो उनको अपने देश लौटना होता है। अब देखते हैं H-1B वीज़ा है क्या। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। यह वीज़ा स्पेशल टेक्निकल स्किल वाले पदों पर जो विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति की अनुमति देता है। आईटी है, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए यह जारी किया जाता है। अमेरिका हर साल 65,000 लोगों को H-1B वीज़ा देता है। इसकी समय सीमा 3 साल की होती है, 4 साल लगभग। ज़रूरत पड़ने पर 3 साल से बढ़ाया जा सकता है। अब अमेरिका ये सारी सख्तियाँ क्यों कर रहा है? अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदता है। भारत की प्रतिदिन जो तेल क्षमता है वो 51 लाख यानी 51 लाख बैरल है,
और इसमें अब रूस से भारत 18 लाख बैरल तेल प्रतिदिन के हिसाब से खरीदता है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में जनधन योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको इन ऑप्शंस में से देना है, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या 11 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 11 वर्ष। हाल ही में जनधन योजना ने 11 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। अब इसमें 10 साल में 4 गुना हुए जनधन अकाउंट। इस योजना का उद्देश्य था कि जो भारत में बिना अकाउंट के, बिना बैंकिंग अकाउंट के या किसी भी डिजिटल तरीके से जो खाता धारक जिन्होंने खाता नहीं खुलवा रखे, उनके लिए ये योजना लागू की गई थी और 10 साल में 4 गुना हो गए हैं। यानी कि 2015 में 14.72 करोड़ जहां अकाउंट थे, वो 2025 में बढ़कर 56.16 करोड़ अकाउंट हो गए हैं। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, नीति आयोग, भारतीय गुणवत्ता परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक, कार्मिक मंत्रालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप ये लोगो देख सकते हैं, इसके साथ रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पे समझौता किया है पूर्व सैनिकों की स्थिति और परिवार के कल्याण के सुधार के लिए। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और ICAR CMFRI के बीच हुए MOU का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, नई मत्स्य पालन तकनीक विकसित करना, बी, कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास, सी, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और डी है पशुधन वैक्सीन अनुसंधान। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास। अगला प्रश्न, SC/ST कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, मुंबई और जयपुर। इसका सही जवाब है भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी। यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, इनके कल्याण समितियों के अध्यक्षों की बैठक आयोजित होनी है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इस समितियों के अध्यक्षों की राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक का अध्यक्षता की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व झील दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त या 27 अगस्त। सही जवाब हमारे सामने 27 अगस्त है। 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने किन न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है? 4 ऑप्शन है, न्यायमूर्ति विपुल पंचोली, न्यायमूर्ति आलोक अराधे, इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी विकल्प ए या बी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, न्यायमूर्ति विपुल पंचोली और न्यायमूर्ति आलोक अराधे, इन दोनों को ही सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नियुक्ति दी गई है। यानी कि इनका जो कैडर था, जहां ये जिस न्यायालय में वर्किंग थे, वहां से इनको सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोट कर दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न थोड़ा स्किल्स के बारे में जुड़ा हुआ है, गेम्स के बारे में। जो रमी गेम्स है, इनको अभी भारत में बैन किया गया था। 2025 में एक कानून लाया गया है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग है, मनी बेस्ड गेमिंग है, जिसमें कमाई की जाती है, जैसे ड्रीम 11 है, इन सब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इनका आधार देख लेते हैं क्यों लगाया गया था। स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम्स में अंतर के आधार पर, यानी कि जिन खेलों के अंदर स्किल लगती है उन पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। और जैसे ये ऑनलाइन रमी पे लगा है, बाकी फ्री फायर वगैरह जैसे गेम है पबजी टाइप के, इन पर कोई बैन नहीं लगाया गया। चांस बेस्ड गेम्स है, उन पे यह लगाया गया है, क्योंकि इसके अंदर किस्मत के ऊपर पूरा वो होता है, न कि किसी और ऐसे स्किल डिपेंड नहीं करती। अब देख लेते हैं स्किल बेस्ड में और चांस बेस्ड में अंतर क्या है। स्किल वाले
रिजल्ट खिलाड़ी के स्किल या स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। चांस बेस्ड गेम्स में रिजल्ट खिलाड़ी के भाग्य या संयोग पे डिपेंड करता है। अब इसमें ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स आता है, शतरंज है, रमी पोकर या ई स्पोर्ट्स इसमें शामिल है। जबकि इसमें लॉटरी है, रूटे है, स्लॉट मशीन है, पासा गेम्स और क्रिकेट की जो ऑनलाइन बैटिंग की जाती है आजकल वो इसके अंदर शामिल है। रिजल्ट पर खिलाड़ी का ज़्यादा प्रैक्टिस से सुधार संभव है। जो परिणाम आता है अगर खिलाड़ी प्रैक्टिस करे तो उसके ऊपर वह काफ़ी हद तक रिजल्ट को सुधार सकता है। लेकिन जो चांस बेस्ड है उसमें परिणाम रैंडम होता है, खिलाड़ी का रिजल्ट पे कोई कंट्रोल इसमें नहीं है। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से स्किल में सुधार, स्ट्रेटेजी डेवलप की जा सकती है। इसमें बार बार खेलने पर भी जीतने की संभावना पर कोई असर नहीं पड़ता है। साथियों, करंट अफेयर्स के क्लास हमने ले ली है। इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो भी ज़रूरी थे वो सारे हमने कवर किए हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान लेते रहें। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।